नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे बिहार में इस बार जो बहस छिड़ी है वो कई राजनीतिक दलों को घबरा देने वाली बात है। कुछ राजनीतिक दल के नेता तो पूरी तरह आईसीयू में चले गए। अब ये सोच रहे हैं कि अब 30 में क्या होगा, 29 में क्या होगा। हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। जिस तरह वोट प्रतिशत ट्रांसफर हो रहा है प्रशांत किशोर में, उससे स्वाभाविक निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है इन पक्ष और विपक्ष के लिए। हमारे साथ आज हम बता दें प्रदीप गुप्ता हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये जेन्युइन बात बोलेंगे, सभी राजनीतिक दल का बात बोलेंगे। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। दूसरी तरफ बता दें, अभी जन सुराज की कमान संभालने वाले बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक सेल के महासचिव हैं शोएब खान, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी थी। दिन रात मेहनत करके इस बार चुनाव में जीत हासिल की है। शोएब जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत। तो चलिए, हम सबसे पहले एक बड़ी बहस छेड़ते हैं। बहस यह है कि सबसे पहले प्रदीप जी का कहीं, चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट से जानते हैं, प्रदीप जी, इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों धराशायी हो गया। बीजेपी भी चली गई, आरजेडी भी चली गई। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी आरजेडी पक्ष विपक्ष दोनों के गुल होने का क्या कारण, बत्ती क्यों गुल हो गया इन लोगों का? प्रदीप जी। भाजपा में अहम ज़्यादा हो गया था और इसके कारण उन्होंने कैंडिडेट का चुनाव बहुत गलत किया। एकदम साधारण से कैंडिडेट प्रशांत किशोर जी के विपरीत खड़ा कर दिया गया। पहला मुद्दा वो रहा भाजपा के कमज़ोर होने का। उसके बाद यूजीसी मामला, जिससे सवर्ण नाराज थे। बड़े बड़े बड़बोले नेता भाजपा के, जिन्होंने मतदाता को कुत्ता बिल्ली की संख्या दी, ये भी नेगेटिव जा रहा था। और भाजपा के जितने भी वहाँ विकास कार्य हैं, चाहे वो रविशंकर प्रसाद के क्षेत्र में हो, रामकृपाल यादव के क्षेत्र में हो या इनके क्षेत्र में हो, वो आम आदमी उनके कार्यों से भी नाराज थे, जिसके कारण भाजपा से विमुख हुए लोग। और इसमें मुख्य कारण आपका तो आरजेडी से क्यों हो गया? आरजेडी से क्यों हो गया? आरजेडी का तो बहुत बड़ा सोचे थे, आरजेडी भी हो जाता। उम्मीदवार तो पिछले बार वाले थे, जिनको 50-52 हजार वोट मिला था पिछले बार। इस बार उनको 14-15 हजार वोट मिला। इस बार तो 14,000 पर सिमट गए। तो इस बार तो 14,000 पर सिमट गए। अब माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय और यादव या अन्य पिछड़ा वर्ग जो था, वो देखा कि ये नहीं जीत रहे हैं, तो इनको प्रशांत किशोर की तरफ वो ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफर इसलिए हुआ कि उनके नेता तेजस्वी यादव 1 महीना से बाहर विदेश थे, चुनाव को ठीक से लिए नहीं उन्होंने, जिसके कारण कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी कम हुआ। और उस आत्मविश्वास के कमी के कारण कार्यकर्ता डाइवर्ट हो गए प्रशांत किशोर की तरफ। चलिए, हम एनालिसिस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। शोएब जी से हम बात करते हैं, क्योंकि एक भी रणनीति ये हो सकती है कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में क्या अंदर से पैक्ट था। कहा जा रहा प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम थे, ये भी कहा जा रहा था शुरू से ही। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के सामने, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि ऐसा कमजोर कैंडिडेट दिया, और ये कहा गया था कि कुत्ता बलाई को भी अगर टिकट दिया जाए तो जीत जाएगी, इतना अहम बीजेपी में, तो क्या प्रशांत किशोर जीत पर जीत नहीं हुई, ये जीत बीजेपी के स्टेटमेंट और अहंकार पर भी है? शोएब जी। जी, बिल्कुल सही। अंकुर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाजपा के अंदर जो अहंकार हो गया था, उस अहंकार का भी नतीजा है। दूसरी बात कि इतना अहंकार था कि जो कैंडिडेट उनके थे, वो कैंडिडेट, अब देखिए, जो घर के सब्जी लाने वाले लोग हैं उनको कैंडिडेट बना दिया, जबकि भाजपा में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग थे जो आ सकते थे। तो हार का बहुत सा कारण है जो उन्होंने बताया। ये पता नहीं है। हम आपको शोएब जी बता दें, लालू प्रसाद यादव जी के घर में कितने लोग सब्जी लाते थे, दूध लाते थे, वो लोग एमएलए एमएलसी हो गए थे उस समय। तो वो पार्टी का क्रेज होता है। तो क्या लगता है कि इस बार पार्टी का क्रेज खत्म हो गया, ये हम कहना चाह रहे हैं? लालू यादव ने भी जिता दिया था, कितने दूध वाले को, सब्जी वाला जो उनका ठेला करता, उन लोगों को एमएलए एमएलसी बना दिया। शोएब जी, बात आपकी सही है, लेकिन इसमें जो मामला था अभी कैंडिडेट का, वो तो था ही, और अहंकार था ही इसमें। बात जो उन्होंने की थी, भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी थे, उन्होंने जिस तरह से बातें की, कुत्ता बिल्ली वाली बातें और बड़ी बड़ी बातें, वो तो था ही। अब यहाँ पर रहा कि जो वोट राजद को नहीं मिला, उसके पीछे रीज़न है तेजस्वी यादव जी जो है वो बाहर रहे। उनकी बात नहीं है कि बाहर थे या कहीं चले गए थे। आप देख लीजिए कि मुसलमानों को जिस तरह से साधु यादव ने
बहुत ही गलत शब्दों का उनके साथ इस्तेमाल किया और गद्दार और क्या क्या नहीं कहा, इसका खंडन तेजस्वी यादव ने नहीं किया, जिसकी वजह से मुसलमान जो थे वो नाराज़ थे ही। साथ साथ आपको बता दें कि अभी वहाँ पर एक एमएलसी की सीट खाली हुई, फारूक शेख थे पहले, और जो मुस्लिम सीट हुआ करता था उसको भी तेजस्वी यादव ने मुस्लिम को नहीं दिया। तो इसका भी मुसलमानों के अंदर में तकलीफ था ही कि लगता है कि मुसलमान सिर्फ गुलामी करे और उसको हाशिए पर मुसलमान खड़ा रहे, उसको उसका हक न मिले। तो इस वजह से मुसलमान डाइवर्ट तो हुई ही है। और मैं समझता हूँ कि अब राजद के अंदर में अब मुसलमान रहने वाले नहीं है। अब गिने चुने कुछ ही लोग ऐसे रहेंगे जो लोग राजद के अंदर में या तो किसी पद पर हैं या राजद से कोई बेनिफिट, उनको पर्सनल बेनिफिट है। तो अब जो मुसलमान हैं जो चाहते हैं कि समाज के हर लोगों को बेनिफिट हो, ऐसे सारे मुस्लिम्स जो है अब राजद से साइड पकड़ लिए हैं। अब कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने दिनों से चल रहे हैं, जिनको अपना बेनिफिट है, जो ठेकेदारी कर रहे हैं या जिनको टिकट का लालच रहा है या जो सोच रहे हैं कि हम अगर जीत ये कर लेंगे तो हमें बहुत बड़ा दर्जा मिल जाएगा। तो अब गिने चुने लोग रह गए हैं वहाँ पर। तो अब मुसलमान ये चीज़ समझ गया है कि हम अब गुलामी की जंजीर में बंधे नहीं रहेंगे। लोकतंत्र ने मुझे ताकत दिया है तो हम उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने सूझबूझ के साथ हम अपने वोट का प्रयोग करेंगे और मुझे भी अपना हक अधिकार चाहिए। एक विश्लेषण हमारा भी है, हम बताते हैं आपको। एक विश्लेषण बीजेपी का हार का, प्रदीप जी आप भी जरा गंभीरता से स्वयं जी देखिएगा। देखिए ज्यादा वोट प्रतिशत का अंतर नहीं रहा, 34% वोटिंग, 34.24% वोटिंग हुई है इस बार। पिछली बार 2025 में 41% या 63% वोट गिरे थे इनको, तो 41 यानी 7% वोट कम गिरे हैं इस बार। और 7,000 के वोट से बीजेपी और प्रशांत किशोर आगे पीछे रहे, यानी कि 7,000 वोट अगर कहें तो जिस तरह 64,000 आए या 44,000 बीजेपी को आए, तो 7,000 मत आए और 7% वोट कम है। क्या ये कारण भी हो सकता है प्रदीप जी? कारण हर उपचुनाव में पोलिंग प्रतिशत कम होता है। किसी भी उपचुनाव का आज उलट के देख लीजिए, उस सारे में वोटिंग कम होती है, और जिसके कारण यह नहीं माना जा सकता है कि वोटिंग तो तय था। लेकिन भाजपा की कार्यप्रणाली एकदम सिमट के चंद नेताओं के पॉकेट में चला गया। कार्यकर्ताओं को नहीं पूछना, इनका बूथ लेवल जो अध्यक्ष हैं या बूथ लेवल जो कार्यकर्ता हैं किसी भी बूथ पर सक्रिय नहीं थे इनके, जिसके कारण इनको 400 बूथ पर हारना पड़ा। और ऐसे ऐसे बूथ हारना पड़ा जो इनके बड़े सांसद, विधायक या खुद नितिन नवीन, इन सब के बूथ पर कार्यकर्ताओं ने पीछे छोड़ा उनको, जिसके कारण भाजपा का बैकफुट पड़ा है। कारण है कि कार्यकर्ताओं की पूछ भाजपा में घट गई। भाजपा जो नहीं, ये भाजपा वाले ने कहा था, प्रदीप जी हमें याद है भाजपा वाले ने कहा था कि हमने बूथ कार्यकर्ता को टिकट दिया है। जब बूथ कार्यकर्ता को टिकट दिया है तो ये वोटिंग क्यों कम हुई? 41% वोटिंग से 34% क्यों हुई? उनके घर का नौकर या घर का स्टाफ था जो भी कैंडिडेट दिया गया। कार्यकर्ता को देते, कार्यकर्ता तो वहाँ बहुत सारे बांकीपुर में है, और अच्छे कार्यकर्ता को दिया जा सकता था जो पढ़ा लिखा भी हो, जो हर चीज का जानकार हो, जो जनता के सुख दुख में साथ रहता हो। लेकिन वैसे उम्मीदवार को, वैसे कार्यकर्ता को तो दिया ही नहीं गया। ये कार्यकर्ता दोनों उम्मीदवार जो थे, दोनों उम्मीदवार ऐसे दिए गए, आप उनका भाषण सुनते या उनका जो पब्लिक का अट्रैक्शन था उससे आपको पता लग जाता कि कार्यकर्ता किस स्तर का है, माने प्रत्याशी किस स्तर का है। तो ये सब मायने नहीं है। प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। आज भी अच्छा प्रत्याशी होता, प्रशांत जी के टक्कर का होता तो ये नौबत नहीं। यानी कि सब पढ़ा लिखा, जैसे प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा थे, जिस तरह लोग चाह रहे थे कि अब प्रत्याशी की तुलना भी होती है ना चुनाव में, तो उस चुनाव में प्रत्याशी की तुलना में प्रशांत किशोर जी, ये शोएब जी ये बताइए, क्या हमें लगता है 7% वोट जो कम गिरे हैं इस बार और 7,000 वोट से भाजपा प्रत्याशी हारा है, 7,000 7% का अंतर है, क्या ये कारण हो सकता है बीजेपी का हारने का? शोएब जी देखिए, ये इसको कारण हम नहीं बता सकते हैं कि ये कारण होगा, चूँकि उपचुनाव में कम वोट होता ही है। लेकिन कारण बहुत से हैं, बहुत से कारण है कि लोग बहुत ही एनवाइड थे भाजपा से, और जिस तरह से उसी बीच में आपने देखा कि अलग अलग तरीके से नितिन नवीन जी ने देखिए शोएब जी, आपका वोट तो था नहीं, आपने आरजेडी या बीजेपी का ही वोट चुराया है, तो आपने किसका वोट लिया? आपने आरजेडी का, जो विश्लेषण बता रहा है कि आरजेडी का कम से कम 20% वोट, 25% वोट आप पे ट्रांसफर हुआ है, ये आरजेडी का वोट ट्रांसफर हुआ है।
और बीजेपी से जो नाराज थे उन्होंने कुछ प्रशांत किशोर को नहीं दिया तो कुछ ने आरजेडी को दे दिया। जैसे जो वैश्य समाज के थे, हमने वहां जब हमारे रिपोर्टर वहां काम कर रहे थे तो उन्होंने आरजेडी को दिया था। तो क्या लगता है कि ये जो गैप था, निश्चित तौर पर ये गैप प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचाया? देखिए, सभी समाज के लोगों ने वोट किया है। वोट में तो वैश्य समाज मतलब परसेंटेज भले ही कम और ज़्यादा हो, लेकिन प्रशांत किशोर जी को सब लोग चाह रहे थे कि कम से कम बांकीपुर में एक तरह से उन लोगों ने प्रयोग के रूप में भी लिया कि हम प्रशांत किशोर जी जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से वो बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं या युवाओं की बात करते हैं या प्लान रोकने की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ ऐसा नहीं कि भाजपा के जो लोग हैं वो बिहार की बेहतरी नहीं चाहते होंगे। जो वोटर हैं, वोटर चाहते हैं कि नहीं बिहार की बेहतरी हो। अब इतने दिनों से जिस तरह से चल रहा है बिहार के अंदर में राजनीति, और बिहार इस 25-30 सालों से जो है वो आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। बिहार जहाँ है वहीं का वहीं रह गया। तो सिर्फ जो है इन लोग एक नेताओं के लफाजी से और बड़ी बड़ी बात करने से बिहार की जनता को कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। अब ये कि हम जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं। सौरभ जी एक चीज ये भी बता दीजिए कि क्या 45% युवा थे, जो विश्लेषण बता रहा है। युवा का झुकाव दोनों दल के अपेक्षा प्रशांत किशोर पर रहा है, और अभी आईटी सेल में जितने लोग काम कर रहे थे हैदराबाद, वो फोन करके हमको बोल रहे थे, या वहां के लोगों को बोल रहे थे, हैदराबाद हो, पुणे हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बेंगलोर हो। तो क्या लगता है कि युवाओं का जो 45% वोट था, चाहे किसी दल का रहा, वो ट्रांसफर हुआ है? प्रदीप जी और इसमें हुआ है क्या कि प्रशांत किशोर जी ने अपना कैंपेनिंग भी युवाओं को लेकर किया, छात्रों को लेकर किया। उन्होंने 10,000 माने बेरोजगारों को नौकरी 5 साल में देने का बात किया, बांकीपुर को बेंगलोर बनाने का बात किया, और बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं जो छात्र से लेकर आम आदमी को वो वादे पसंद आए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि भाजपा में ये सब वादे उन्होंने किया नहीं, वो धनतंत्र पर ज़्यादा कायम रहे कि धनतंत्र से हम जीत जाएंगे। जैसा पिछला चुनाव जीता था उन्होंने, माने पिछला जो विधानसभा चुनाव था वो धनतंत्र पर जीता गया था। वो फोटो खिंचाने में तो भाजपा के नेता सबसे आगे रहे, सब भाजपा के विधायक, सांसद सभी आगे रहे, मंत्री तक जाकर के वहाँ फोटो खिंचाते थे। देखो क्रेडिट हमको मिल जाएगी अगर भाजपा जीतेगा तो। ये जो चाह रहे थे, देखिए कार्यकर्ता है कि वहाँ पूछे नहीं, जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे बिहार में, जिसमें कार्यकर्ता अगर किसी भ्रष्टाचार के बारे में अपने वरीय नेता को बताते थे तो नेता उनका साथ नहीं देता था, उनका निराकरण नेता नहीं करता था, नेता उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिल जाता था। तो आम कार्यकर्ता तो नाराज था इसलिए कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रहा है, पानी जल जमाव है, जबकि इंटेलेक्चुअल है वहाँ 70 से 80% मतदाता शिक्षित है, 20% मतदाता साक्षर होंगे, बाकी कोई ऐसा नहीं है। मतदाता वहाँ रिच थे, बड़ा 37 से 38% सवर्ण है, उससे सारे मतदाता माने पढ़े लिखे हैं तो उनको प्रगलाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक दिमाग में आम जनता को एक अच्छा पॉलिसी देना था, उसमें प्रशांत किशोर फिट बैठे, उन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया, सफल रहे। चलिए अब एक अंतिम सवाल दोनों आदमी से हम पूछेंगे। अंतिम सवाल यह है कि अंतिम सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या अंतिम सवाल काफी महत्वपूर्ण, हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो इस बार का जो मुद्दा रहा है वो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन क्या इसे ये बताता है कि 2030 का चुनाव या 29 के चुनाव में यह असर डाल सकता है क्या? शोभ जी और प्रदीप जी, क्या डर इस बात का है? क्या पक्ष विपक्ष इसी तरह रहेगा, या इस बार का जो वोट बैंक है जो कि राजद का भी था, बीजेपी का भी था, क्या 2029 और 30 में प्रशांत किशोर इसको अपने में बरकरार रखेंगे, या फिर वापस बीजेपी का वोटर बीजेपी में, आरजेडी का वोटर आरजेडी में चला जाएगा? शोएब जी। नहीं, देखिए इसमें बदलाव होगा, और 29 का जो चुनाव होगा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है 29 में भी और 30 में भी, क्योंकि युवा जो है वो आज बहुत परेशान है और युवाओं को कोई राह नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जेनजी अपने अधिकार के लिए सड़कों पर है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है उस नीति में कमी है, तो इसके लिए इससे यहाँ के युवा खुश नहीं है और उनके पेरेंट्स भी खुश नहीं है। तो आने वाला जो समय होगा, अब जो है जो वोट मिलेगा लोगों को, कि जो लोग शिक्षा के नाम पर वोट मिलेगा, अगर शिक्षा के नाम पर बोल रहे हैं, आप प्लान रोकने की बात कर रहे हैं या विकास की बात कीजिए, उस पर होगा। धर्म के पर आप सिर्फ बात करते रहेंगे और लोगों को दिग्भ्रमित करते रहेंगे, तो अब जो है हिंदू समाज के लोग भी जाग चुके हैं। ऐसा नहीं, बहुत दिन हो गया, क्योंकि जो काम करना चाहिए था
एक धर्म गुरु जो है वो आ गए हैं राजनीति में, और जो राजनीति वाले को काम करना चाहिए था वो धर्म की बात करना शुरू कर दिए हैं। तो वहीं से देश का मामला खराब हो रहा है। पाकिस्तान के हालत ऐसे खराब क्यों हैं? इसलिए खराब है पाकिस्तान के हालत कि पाकिस्तान की राजनीति में वहाँ के मौलाना जो है वो इन्वॉल्व है, इसलिए पाकिस्तान बर्बाद है। और यहाँ का हालत भी वही है कि यहाँ जो है जो भी धर्म गुरु हैं, जिनको बोलते हैं कि योगी हों या पंडित हों या बड़े बड़े जो भी आचार्य हों, उनका काम है कि धर्म को बढ़ाएं, धर्म की बात करें और लोगों को ईश्वर की बातें करें, ऊपर के जो लोगों को नॉलेज नहीं है उसको जानकारी दें। तो अब वो लोग वो चीज़ छोड़ करके अब आ गए हैं राजनीति के अंदर में। अब यहाँ पर जो भी राजनीति वाले हैं वो धर्म के साथ में चले गए, तो इस आड़ में जो है शिकार हो रहा है। तो अभी यहाँ के जो लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो भी जान चुके हैं कि नहीं, धर्म जो है एक अलग पार्ट है और राजनीति जो है देश को चलाना जो है वो एक अलग पार्ट है। तो धर्म हमारा अपना पार्ट है, हम किसको मानते हैं, क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, ये मेरा पर्सनल चीजें है कि 2029-30 में भी प्रशांत किशोर का जलवा रहेगा, भाजपा और राजद चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, या फिर 25-30 की रणनीति प्रशांत किशोर अभी से बना रहे हैं, अभी से वो देखिए मिथिला में घूमने वाले हैं। बिल्कुल अगला प्रशांत किशोर जी अपना रणनीति तय कर रहे हैं, उनका सारा कुछ पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और प्रशांत किशोर का जलवा जो है वो बरकरार रहेगा, नहीं बढ़ेगा। और क्योंकि लोगों को अब विश्वास हो गया, यहाँ के युवाओं को और हर समाज के लोगों को प्रशांत किशोर पर विश्वास हो रहा है कि नहीं, प्रशांत किशोर कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाला जो समय होगा वो जलवा बरकरार रहेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका ग्राफ ऐसे ही गिर चुका है, आपको पता होगा, और ये और गिरेगा। प्रदीप जी, क्या लगता है कि बीजेपी और आरजेडी का इसी तरह समाप्त हो जाएगा जनसुराज की बात मैं बोल रहा हूँ कि जनसुराज के लिए और प्रशांत किशोर के लिए एक एग्जामिनेशन पेपर है बांकीपुर, और उनको इस 4 साल में उनको बताना होगा बांकीपुर में विकास करके, बांकीपुर का मॉडल चेंज करके, या जो उन्होंने वादे किए हैं या क्या क्या किए हैं जो बताए हैं उन्होंने, उसके लिए परीक्षा करिए। अगर इसमें सफल होते हैं तो प्रशांत किशोर का भविष्य उज्ज्वल है, उनके पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। भाजपाइयों और आरजेडी को है क्या कि अपने मत जो हमसे विमुख हो रहे हैं उसको कैसे अब वापस लाया जाए, यह व्यवस्था उनको करनी, किन किन योजनाओं से कैसे जनता कार्यकर्ता को कैसे वापस किया जाए हम अपने पक्ष में, इसके लिए कड़ी मेहनत इन 3-4 साल में करेंगे। उसमें बिहार सरकार का भी कार्यकाल देखा जाएगा, ये 4 साल का कार्यकाल बिहार सरकार का भी देखा जाएगा जो भाजपा से है। नहीं तो बाद में प्रशांत किशोर भी दूसरे विपक्षी की तरह कहेंगे हमें सम्राट चौधरी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें केंद्र सरकार राशि नहीं दे रही है, तो हम विकास क्या करें। 4 साल चुनौती तो है, लेकिन ये तो आरोप लगा सकते हैं प्रशांत किशोर। तो जानते थे कि हम यहाँ सत्ता विपक्ष में हम हैं, तो अपना वादा नहीं करना चाहिए था उनको। अगर वादा किए हैं तो अपने बदौलत किए हैं, तो उनको तो वापस जाके करना है, उनको तो परीक्षा में पास होना है, और सत्ता तो हमेशा उसके विरुद्ध रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि उसके समर्थन में रहेगा, विरोधी के विरुद्ध सत्ता रहती है, उनको उसके विपरीत काम करके दिखाना है। 4.5 साल चुनौती आपकी। शोएब जी, क्या कीजिएगा? 4.5 साल में जनता देख रही है, अगर आपने कोई वादा पूरा नहीं किया तो फिर आपके लिए 25, 29 और 30 दोनों मुश्किल हो जाएगी। देखिए, वादा प्रशांत किशोर जी ने 10,000 युवाओं को रोजगार का नहीं किया था। उन्होंने जो वादा किया था कि 3 वादे किए थे कि एक, कि मैं जब विधायक बनूंगा तो हमारे आचार विचार में कहीं आपको फर्क नजर नहीं आएगा। दूसरा कि जो बच्चे कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, जहां स्कूल के अंदर में कहीं पर अच्छी सिस्टम्स नहीं है या वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है या स्कूल में टीचर्स नहीं है सरकारी स्कूल में, तो वहां के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जनसुराज पार्टी अपने तरफ से वो पे करेगी और उसको प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला किया जाएगा। और दूसरा ये कहा था कि जहाँ पर ये 5 किलो चावल की बात की थी कि जहाँ 5 किलो चावल की जगह पर 4 किलो ही मिल रहा है, तो अभी मैं बता दूं कि बांकीपुर में शुरू हो गया है। 5 किलो चावल तौल करके वहाँ मिल जा रहा है। एक छटाक भी अगर कम होगा तो वहाँ जो जनवितरण प्रणाली के जो लोग हैं वो नपेंगे, तो वो शुरुआत वहाँ से हो गया है। और अब रहा के विकास का मामला जो है, तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उन्होंने बताया था कि हम सरकार को देंगे, उनसे सहयोग लेंगे। अब सरकार मैं जान रहा हूँ, बिल्कुल हमारे भाई ने कहा है कि सरकार सहयोग नहीं करेगी, लेकिन उसके लिए कोशिशें होगी। अब कैसे करेंगे कोशिश, वो आपको कुछ दिनों में दिखेगा। 2-3 महीना के बाद जब आप ये सवाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें आपके सामने नजर आने लगेगी। तो अभी इंतजार कर लीजिए। अभी तो जुम्मा 8 दिन हो गए क्या है, एक विधायक को जो 4-5 करोड़ रुपया मिलता है। लगातार जिस तरह
बिहार में प्रशांत किशोर के बढ़ते कदम को देख करके पक्ष और विपक्ष दोनों में घबराहट हुई है। लेकिन हमारा विश्लेषण ये भी बताया है 51,000 से अधिक मत पिछले चुनाव में मिले थे नितिन नवीन को, अब वो घटकर 41,000 हुए, यानी कि 10-11,000 वोट निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर में ट्रांसफर हुए। 16,903 मतों से प्रशांत किशोर जीते हैं। तो अगर 11,000 इनका आया तो आप समझ सकते हैं कि 5-6 हजार वोट राष्ट्रीय जनता दल से भी आया, तब 16,000 मत मिला। और जो वोट का प्रतिशत अगर देखेंगे, पिछली बार जो है वो भी 7% कम वोट इस बार गिरे हैं, और 7,000 से कम मत से उनको प्रशांत किशोर जो है उनसे 7,000 से अधिक मतों से उनके साथ जीते थे। तो निश्चित तौर पर जो वोट का अंतर था, ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी बदलाव आया है। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता थे और शोएब जी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हमारे इस डिबेट में शामिल होने का हम लगातार आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज का दरभंगा का महासंग्राम प्रत्येक दिन। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद शोएब जी।